यह घटना आज से लगभग 18 साल पहले की है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर की। ऐसा गांव जहां शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बाहर पीपल के घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली कोठी कहते थे। दिन में भी वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था और रात में तो उस रास्ते से लोग भगवान का नाम लेकर भागते थे। काली कोठी करीब 70 साल पुरानी थी। कहा जाता था कि पहले यह किसी जमींदार की थी, लेकिन जमींदार के पूरे परिवार की एक ही रात में रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से वहां अजीब आवाजें आती थी, किसी औरत के रोने की आवाज और कभी-कभी खून की बदबू। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वो आत्मा है जो मरी नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है सीमा नाम की एक औरत से। सीमा की उम्र करीब 26 साल थी। सीधी सादी, खूबसूरत और बहुत शांत स्वभाव की। उसकी शादी गांव के ही रमेश नाम के आदमी से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही रमेश का असली चेहरा सामने आने लगा। शराब, शक, मारपीट और हर रोज गालियां। सीमा सब सहती रही, क्योंकि गांव की औरतें यही सीख कर बड़ी होती हैं। औरत को चुप रहना चाहिए। 15 जुलाई 2007 अमावस्या की रात थी। उस दिन गांव में बिजली भी नहीं थी। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। रात करीब 11:45 बजे पड़ोसियों ने सीमा के घर से तेज चीख सुनी। एक औरत की चीख, ऐसी चीख जो सीधे दिल चीर दे। लेकिन गांव में कोई दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि सब जानते थे रमेश शराब में होगा। अगली सुबह सीमा की लाश मिली, लेकिन वो साधारण मौत नहीं थी। गला आधा कटा हुआ, चेहरे पर नाखूनों के गहरे निशान, आंखें खुली हुई जैसे किसी को देख रही हों। सबसे डरावनी बात, उसके शरीर से खून पूरी तरह निचोड़ा हुआ था। डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा था, मौत से पहले बहुत ज्यादा यातना दी गई। पुलिस आई, रमेश को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद उसे छोड़ दिया गया। कारण, गांव वालों को पता था रमेश ने रिश्वत दी है। सीमा को इंसाफ नहीं मिला। सीमा के मरने के ठीक 40वें दिन पहली अजीब घटना हुई। गांव का एक लड़का रात में शौच के लिए बाहर गया। वह चीखता हुआ लौटा। उसका कहना था, काली कोठी के पास एक औरत खड़ी थी, बाल खुले हुए, कपड़े खून से सने, और वो मुझे घूर रही थी। उस रात के बाद से काली कोठी से रोने की आवाज, किसी के चलने की आहट, और हर अमावस्या को एक जानवर मरा हुआ मिलता। सबसे ज्यादा बदलाव आया रमेश में। वो रात रात भर चिल्लाता, मुझे छोड़ दो सीमा, मैंने गलती कर दी। उसके शरीर पर अपने आप खरोंचे आने लगी। गांव के एक तांत्रिक ने कहा, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये खूनी आत्मा बन चुकी है। एक रात रमेश अचानक गायब हो गया। सुबह उसकी लाश मिली, काली कोठी के अंदर। उसका गला भी वैसे ही कटा था जैसे सीमा का।
और उसकी आंखें भी खुली थीं। गांव वालों ने कहा, इंसाफ हो गया। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि उसके बाद काली कोठी ने और खून मांगना शुरू कर दिया। रमेश की मौत के बाद पूरे चंद्रपुर गांव में सन्नाटा पसर गया। लोगों ने सोचा, अब आत्मा शांत हो जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था, खूनी आत्मा इंसाफ नहीं, खून मांगती है। रमेश के अंतिम संस्कार वाली रात गांव में किसी ने चैन से नींद नहीं ली। करीब रात 2:13 बजे काली कोठी से जोर की हंसी की आवाज आई। हंसी औरत की थी, लेकिन वो हंसी नहीं, दर्द और बदले से भरी चीख थी। सुबह गांव के एक किसान मंगरू की गाय मरी हुई मिली। लेकिन हालत देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। गाय का पेट फटा हुआ, खून एक बूंद भी नहीं, आंखें बाहर निकली हुई। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कोई जानवर नहीं कर सकता। गांव में एक 8 साल का बच्चा था, नाम रोहित। रात को वह बार बार नींद में चिल्लाने लगा। उसकी माँ पूछती, क्या हुआ बेटा? रोहित रोते हुए कहता, वो आंटी रोज आती है। वो कहती है अभी और लोग मरेंगे। जब माँ ने पूछा, कौन आंटी? तो रोहित ने जवाब दिया, जिसका गला कटा है। अमावस्या की अगली रात गांव के 4 लड़के शराब पीकर काली कोठी के पास गए। उनका कहना था, आज देखेंगे भूत वूत क्या होता है। लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही लौटे। बाकी 2 लड़कों की लाश अगली सुबह कोठी के पीछे मिली। दोनों के गले पर औरत के नाखूनों के निशान, मुंह खुला हुआ, आंखों में ऐसा डर जो मरने के बाद भी नहीं गया। अब गांव वालों को समझ आ गया, ये मामला पुलिस का नहीं। गांव में बुलाया गया तांत्रिक कालू बाबा। कालू बाबा ने कोठी देखते ही कहा, यह आत्मा बंधी नहीं है, यह बदले की आग में जल रही है। उसने बताया, आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी मौत का पूरा सच सामने आएगा, और जो दोषी है उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन गांव के कुछ लोग डर गए, क्योंकि सच सामने आया तो बहुत से नकाब उतरने वाले थे। कालू बाबा ने बताया, सीमा की मौत में सिर्फ रमेश ही दोषी नहीं था। ये सुनते ही गांव के 3 लोग चुपचाप उठकर चले गए। उन्हीं में से एक था सरपंच का भाई। उस रात कालू बाबा ने पूजा रखी। जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू हुआ, हवा तेज चलने लगी। दिए अपने आप बुझ गए। अचानक एक औरत की आवाज गूंजी, सच बाहर लाओ, वरना हर अमावस्या एक लाश गिरेगी। और फिर कालू बाबा जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले पर 3 नाखूनों के निशान थे। अब लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते। हर अमावस्या को कोई मरे या कोई गायब हो जाए। और रोहित, वो बच्चा, अब वो सीमा से बातें करने लगा था। वो कहता, आंटी बोल रही है, अगला नंबर बहुत पास है। धीरे पढ़ना। कुछ सीन सच में दिमाग में बैठ जाते हैं। काली कोठी की खूनी आत्मा।
कालू बाबा के बेहोश होते ही पूरे चंद्रपुर गांव में अफरातफरी मच गई। और उसी रात रोहित ने पहली बार वो बात कही जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। रात के करीब 3 बजे रोहित नींद में उठा और बोला, आज आंटी बहुत गुस्से में है। वो कह रही है अब झूठ नहीं चलेगा। उसकी मां ने डरते हुए पूछा, कौन आंटी? रोहित ने बिना पलक झपकाए कहा, सीमा आंटी। और फिर उसने जो बताया वो सीमा की मौत की पूरी कहानी थी। सीमा जिस रात मरी उस रात रमेश अकेला नहीं था। उस रात घर में थे एक रमेश, 2 सरपंच का भाई महेश, 3 और एक तीसरा आदमी पुलिस का मुखबिर। सीमा को पता चल गया था कि रमेश और महेश जमीन के कागजों में हेराफेरी कर रहे हैं। सीमा ने धमकी दी थी, अगर ये सब बंद नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी। रोहित के शब्दों में आंटी रो रही थी। वो कह रही थी, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। सीमा को सिर्फ मारा नहीं गया था, उसकी हत्या को तांत्रिक बलि की तरह अंजाम दिया गया। अमावस्या की रात, काले धागे, नींबू और लाल सिंदूर और गला काटकर खून बहाना। महेश को लगता था ऐसा करने से जमीन का केस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कालू बाबा को जब होश आया तो उसने एक खौफनाक बात बताई। जब किसी औरत की बलि दी जाती है तो उसकी आत्मा किसी मासूम को माध्यम बनाती है। रोहित इसलिए चुना गया क्योंकि वो मासूम था और उसी ने सीमा को मरते हुए देखा था। हाँ, रोहित उस रात खिड़की के बाहर था। जैसे ही यह बात फैली महेश का हाल खराब हो गया। वो रात रात भर चिल्लाता, मैंने सिर्फ पकड़ा था, मारा नहीं था। उसके शरीर पर हर सुबह नए नाखूनों के निशान मिलते। अगली अमावस्या से पहले रोहित ने आखिरी चेतावनी दी, आंटी कह रही है अगर सच नहीं बताया गया तो इस बार पूरा घर जलेगा। और वो घर था सरपंच का घर। अमावस्या की रात, तेज हवा चल रही थी। अचानक सरपंच के घर से आग की लपटें उठीं। लोग भागे, लेकिन अंदर से आवाज आई, जलने दो, जैसे मुझे जलाया था। उस रात महेश जिंदा नहीं बचा। उसकी लाश मिली पूरी तरह जली हुई और गला आधा कटा हुआ। सबको लगा अब सब खत्म। लेकिन उसी रात काली कोठी से और तेज हंसी आई। कालो बाबा ने कहा, अभी एक दोषी और है जो वर्दी में छुपा है। पुलिस का वो मुखबिर अब गांव छोड़कर भाग चुका था। रोहित अब बहुत कमजोर हो गया था। उसने आखिरी बात कही, आंटी कह रही है अगली बार खून इंसान का नहीं होगा। और ये सुनकर कालू बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। महेश की जलती हुई लाश के बाद पूरे चंद्रपुर गांव में मातम छा गया। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कालू बाबा जानता था अगर आत्मा शांत नहीं हुई तो ये गांव नक्शे से मिट सकता है। पुलिस का वो मुखबिर
जिसका नाम था हरदेव सिंह, अब तक फरार था। उसी ने सबूत मिटाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली और रमेश को पहले ही बचाने की कोशिश की थी। कालू बाबा ने कहा, आत्मा अब इंसान नहीं, पूरे सिस्टम को सजा देना चाहती है। रोहित अब दिन में भी सीमा की आवाज सुनने लगा। वो दीवारों से बातें करता, आंटी मत करो, सब मर जाएंगे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। डॉक्टर ने कहा, बच्चा धीरे धीरे अपनी चेतना खो रहा है। लेकिन कालू बाबा जानता था, ये बीमारी नहीं थी। एक रात काली कोठी के अंदर कालू बाबा ने अकेले साधना की। अचानक हवा रुक गई और एक आवाज आई, मैं खून नहीं चाहती, मुझे सच चाहिए। सीमा की आत्मा ने बताया, वो अब बदला नहीं चाहती। वो चाहती थी कि गांव के हर इंसान को सच्चाई पता चले, ताकि कोई और सीमा कभी न मरे। कालू बाबा को काली कोठी के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। वो सीमा की थी। उसमें लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना, ये हादसा नहीं होगा। डायरी में जमीन घोटाले के नाम, पुलिस की मिलीभगत, सरपंच परिवार के दस्तावेज, सब कुछ दर्ज था। आत्मा ने कहा, अगली अमावस्या की रात ये डायरी पूरे गांव के सामने पढ़ी जाए। अगर नहीं तो काली कोठी अपनी भूख खुद मिटाएगी। गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ बोले, सच सामने लाओ। कुछ बोले, आत्मा को मत उकसाओ। लेकिन रोहित ने आखिरी बात कही, अगर सच नहीं बोला गया तो मैं नहीं बचूंगा। अमावस्या की रात पूरा गांव पंचायत में जमा हुआ। डायरी पढ़ी जाने लगी। जैसे जैसे सच निकला, हवा ठंडी होती गई, दिए हिलने लगे। और तभी काली कोठी से तेज रोशनी उठी। उसी वक्त खबर आई, हरदेव सिंह गांव के बाहर दुर्घटना में मरा पाया गया। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। डॉक्टर बोले, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने घुमाकर तोड़ दी हो। कालू बाबा कांपते हुए बोला, अब आखिरी चरण बचा है। आत्मा खुद को मुक्त करना चाहती है, और उसकी मुक्ति के लिए एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। अमावस्या की रात पूरे चंद्रपुर गांव पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। न हवा चल रही थी, न कुत्ते भौंक रहे थे, न कोई पंछी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। कालू बाबा ने कांपती आवाज में कहा, सीमा की आत्मा अब बदला नहीं चाहती, वो मुक्ति चाहती है। लेकिन मुक्ति की शर्त सुनते ही हर किसी की रूह कांप गई। जिस बच्चे के जरिए आत्मा ने बात की, उसी को आखिरी संस्कार की अग्नि देना होगी। सबकी नजर रोहित पर जा टिकी। रोहित की मां फूट फूट कर रो पड़ी, मेरा बच्चा नहीं, उसे छोड़ दो। लेकिन रोहित शांत था, बहुत शांत। उसने पहली बार सीमा की आवाज के बिना
बात की। माँ, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये आत्मा कभी नहीं जाएगी। आधी रात रोहित, कालू बाबा और गांव के कुछ लोग काली कोठी के अंदर गए। अंदर की हवा सांस लेना मुश्किल कर रही थी। दीवारों पर खून जैसे निशान अब भी मौजूद थे। बीच में सीमा की हड्डियों का ढेर पड़ा था। रोहित ने कांपते हाथों से अग्नि जलाई। जैसे ही आग लगी, एक तेज चीख गूंजी। अब मुझे शांति मिलेगी। पूरा घर हिलने लगा। छत से काले धुएं के साथ एक औरत की आकृति निकली। उसका चेहरा सीमा का था, लेकिन आंखें सुकून से भरी थी। सीमा ने कहा, मेरी कहानी कभी दबाना मत, वरना मैं लौट आऊंगी। और फिर तेज रोशनी और सन्नाटा। सुबह होते ही काली कोठी अपने आप ढह चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। रोहित बच गया, लेकिन वो अब कभी हंसता नहीं। कभी कभी वो आसमान देखकर बस इतना कहता है, अब वो आंटी सो रही है। सरकारी कागजों में आज भी लिखा है, काली कोठी प्राकृतिक रूप से गिर गई, लेकिन गांव के लोग जानते हैं, वहां एक औरत की आत्मा इंसाफ लेकर गई थी। आज भी अगर कोई उस जगह रात में जाता है तो हवा में